हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारी नीट सिलेक्शन बैच में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की थी, जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिक्स। अभी क्वांटम मैकेनिक्स ही चल रही है और जो क्वांटम मैकेनिक्स से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ किए, हम लोग उस पे बात आज करने वाले हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सीखी थी और साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी देखा था कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसके अंदर जो सॉल्यूशन निकल कर आता था उसके अंदर कौन से वाले सॉल्यूशन को हम मानते थे, जो कि फाइनाइट होता था। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता था, कॉन्टिन्यूस होता था और सिंगल वैल्यूड होता था, उसी को एक्सेप्ट किया जाता था और उसी को क्या कहा जाता था, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। अब देखिए, जो सॉल्यूशन जब हम इनका करते हैं, किनका, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है, ठीक है, उसके अंदर से जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है, उस एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन से हमारे पास कुछ नंबर्स निकल के आते हैं और यही जो नंबर्स हैं इन्हें ही क्या बोला जाता है, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये जो क्वांटम नंबर्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस गिवन रहता ही है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन आता है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको क्वांटम नंबर से क्वेश्चंस मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हम क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, क्वांटम नंबर्स क्या है, सिंपल एक सेट ऑफ नंबर्स है और ये जो सेट ऑफ नंबर्स है निकला कहां से है, ये निकला है किससे, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किससे निकले हैं, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन से। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सेट ऑफ नंबर obtained from solution of श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है कोई ई छूट गया हो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये जो निकलते हैं, देखो क्वांटम नंबर्स होते कौन कौन से हैं, तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एक तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी केवल नाम देख लो, अभी हम इन सभी नामों पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, डिनोट किससे किया जाता है, पी से। सेकंड है हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर या कहीं कहीं आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी देखने को मिल जाएगा। क्वांटम नंबर जिसे हम डिनोट करते हैं एल से। और थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक और भी क्वांटम नंबर हम लोगों ने पढ़ा है। बिल्कुल, आप लोगों ने वो क्वांटम नंबर पढ़ा होगा और अभी भी वो क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, वो जो क्वांटम नंबर है वो क्वांटम नंबर हमें किससे नहीं मिलता, वो क्वांटम नंबर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं मिलता। तो फिर कहां से मिलता है, वो हमें कहीं और से मिलता है। और वो कहीं और से मिलता है तो देखना, ये जो सॉल्यूशन है, तो ये अगर पूछेगा कि सेट ऑफ थ्री क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हमें मिलते हैं किससे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से, तो आप यही बताओगे कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज एजीमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक फोर्थ तरह का और क्वांटम नंबर होता है जो कि हमें इसके सॉल्यूशन से नहीं मिलता, पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किसके बारे में जानने के लिए, एटम के बारे में समझने के लिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ क्वांटम नंबर जो है, फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, और अलग से क्यों लिखा है इसको, बिकॉज इट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव इक्वेशन। फ्रॉम अबव इक्वेशन, ऊपर वाली जो इक्वेशन है उससे नहीं मिलेगा। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन से नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमने वहां पर इसको नहीं लिखा। ठीक है, एक बार देख लूं जरा, कुछ कट तो नहीं रहा है यहाँ पर, सब कुछ दिखाई दे रहा है साइड में जो लिखा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा हल्का सा इधर लिखूं। ठीक है, देखते हैं, वैसे अगर कुछ सेटल हो जाएगा ये शायद इधर। अब मेरे ख्याल से, अब मेरे ख्याल से आपको देखने में कोई प्रॉब्लम
नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं एक एक क्वांटम नंबर। फर्स्ट हमारे पास जो क्वांटम नंबर है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब देखो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसे हमने पी से लिखा है। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको ये एन से लिखा हुआ भी मिल जाएगा, जैसे एनसीईआरटी में आपको ये एन से लिखा हुआ मिलेगा। उससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या नोमेनक्लेचर कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, बस आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि बुक में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बुक वाला अपने हिसाब से लिख के देगा। मान लो कि एनसीईआरटी के हिसाब से माना जाता है सब कुछ, तो ऐसा ना हो अगर एग्जामिनर ने लिख के दे दिया एन तो आप समझ ही ना पाओ। तो इसलिए मैं आपको एन भी लिखवा रहा हूँ साथ में, आपकी बाकी मर्जी है, एक्स वाई जेड पी कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने पी लिखवा दिया क्योंकि पी आपके दिमाग में रहेगा प्रिंसिपल। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी अल्फाबेट दे दो, बस थोड़ा सा बुक वाला याद रखना, बुक वाला दिमाग में रखना इसलिए जरूरी है। जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए यूज करते हैं एम, स्पिन क्वांटम नंबर के लिए यूज करते हैं एस। ठीक है, तो थोड़ा सा ये याद रखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लिया उसने तो फिर आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूजन में चले जाओगे अच्छा ये कौन सा वाला क्वांटम नंबर था। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एन से डिनोट करते हैं। और इसकी जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो कौन कौन सी वैल्यू होती है इसकी, देखो एन की यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन ये क्या होती है, 1 2 3 4, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, 1 से लेके कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक ये मूव कर सकता है। अब यहाँ पर जो हमारे ये जो एन है ये असल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता क्या रहा है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है किसको, मेन एनर्जी लेवल को। किसको बताता है, मेन एनर्जी लेवल को बताता है या फिर एनर्जी शेल को बताता है। ठीक है, किसको बताता है, मेन एनर्जी लेवल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये किसको बताता है, ये बताता है हमारे मेन एनर्जी लेवल को। इसे आप चाहें तो आप कंपेयर कर सकते हैं, किससे कंपेयर कर सकते हैं, इसे आप चाहे तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि ये एक पूरा लेवल है। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रखे जा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट लेवल है, अब फर्स्ट लेवल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो, सेकंड लेवल हुआ सेकंड लेवल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो, इसी तरीके से अगर थर्ड लेवल हुआ तो थर्ड लेवल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे क्या, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे क्या है, देखो सिंपल बहुत आसान है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपको अभी पता लग जाएगा, 1 मिनट में लगेगा। जब भी आपसे बोला जाएगा मैक्सिमम, या फिर मैं चलो पहले ये लिख देता हूं, एन है क्या, डिनोट्स मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी शेल। ठीक है, सेम ही बात है, एनर्जी लेवल लिखे एनर्जी शेल लिखे, कंफ्यूज मत होना। तो ये चीज आप लोग क्लियर हो गई। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं एक एनर्जी लेवल में, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एनर्जी लेवल, एनी एनर्जी लेवल बहुत होता है कैसे, ये होता है 2n²। कितना होता है, 2n²। तो यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट वाले में कितने होंगे, फर्स्ट लेवल में कितने होंगे बोलो, एन क्या हो जाएगा 1, फर्स्ट लेवल है ना, एन हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पहले एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और अगर आप पीरियोडिक टेबल में अपनी देखोगे ना तो आप लोग हमेशा एक चीज पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल में जब आप लोग देखते हो ना, पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ते हो भाई, पीरियोडिक टेबल में हमेशा ये पढ़ते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, तो पहला वो खत्म हो जाता है, पहला पीरियड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आगे भी पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, किसी को नहीं आती तो कंफ्यूज मत होना। जो हम ऐसे लिखते हैं ना यूं, लेफ्ट टू राइट, तो वो क्या होता है हमारा पीरियड। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब हम लिखते हैं तो वो क्या होता है हमारा पीरियड। और उस पीरियड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उस पीरियड में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो पहले वाले पीरियड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम, बस खत्म कहानी। फिर देखो अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड लेवल की, सेकेंड लेवल
सेकेंड लेवल में क्या होगा, 2, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, दूनी 2, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड पीरियड में देख लो आप, सेकेंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम तो पहले में निकल लिए। उसके बाद देखो, गिनवा दूं मैं आप लोगों को, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या होता है यहाँ पे, फ्लोरीन और नियॉन। गिनो कितने हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सेकंड वाले में कितने मिले आपको, 8 मिले। तो यहाँ पर देखो आपको पता लग गया कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम की बात हो रही है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इतने ही हो, लेकिन मैक्सिमम इतने आ सकते हैं, इससे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। ठीक है, अगर इसी तरीके से बात करूं, थर्ड लेवल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, थर्ड लेवल में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 3 3 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पर कितने हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पर समझ गए आप लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला किसके अंदर, किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको एक चीज बोली कि ये क्या है, मेन एनर्जी लेवल है। अब ये अगर मेन एनर्जी लेवल है, तो मैं आपसे एक चीज हमेशा बोलता आ रहा हूं, क्या बोलता आ रहा हूं, मैं आपसे बोलता आ रहा हूं कि जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर होता है, बाहर होता है, मैंने आपको बताया था, अगर न्यूक्लियस यहाँ पर है हमारा, इलेक्ट्रॉन हमारा कहीं बाहर है, ठीक है, घूम रहा है। अब घूमते घूमते मैंने आपको क्या बोला था, अगर एटम के काफी पास में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो के आसपास। जीरो नहीं होगी सच में, हमने क्या किया था, मान लिया था कि जीरो है। ठीक है, हमने क्या किया था, मान लिया था जीरो है। अब क्योंकि हमने वो जीरो मान ली थी, तो जब हम उसकी एनर्जी यानी कि एटम के अंदर उसको ला रहे हैं, उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो अब हमें मजबूरन वो एनर्जी क्या माननी पड़ेगी, नेगेटिव में माननी पड़ेगी। तो अब ये अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, तो इसका मतलब जितना ज्यादा ये क्या होगा, न्यूक्लियस के पास में आएगा, उतनी ही इसकी एनर्जी कम होती है। जितना ही न्यूक्लियस से दूर जाएगा, उतनी ही इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो क्या अब आप समझ चुके हो कि जो सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल होगा, यानी कि जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लोएस्ट। ठीक है, तो इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो मैं लिख देता हूं, लोएस्ट एनर्जी लेवल हैज लोएस्ट एनर्जी। अगर मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, तो बताने की जरूरत है क्या, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है उसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। ठीक है, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है उसकी क्या होगी, हाईएस्ट, बोलो क्या होगी, हाईएस्ट एनर्जी होगी। ठीक है, इतना फंडा क्लियर है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकेंड एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल है। अगर मैं आपसे कभी पूछ लूं कि डिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, किससे, न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस कैसे बता सकते हो भाई, न्यूक्लियस से डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो खुद दिमाग लगाओ। मैंने आपको बोला कि जो पहला लेवल है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में है। न्यूक्लियस के अगर सबसे ज्यादा पास में है तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस सबसे कम होगा, और अगर वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा तो उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर उससे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा, या फिर आप यू भी कह सकते हैं कि रेडियस जो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कितना फंडा क्लियर है, यहां तक अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछो। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम बढ़ते हैं आगे, और हम डिस्कस करते हैं अपना अगला क्वांटम नंबर, जो कि है कौन सा क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीज दिमाग में फिट हो जाए। अब देखो, ये एंगुलर क्वांटम नंबर है क्या,
ये एंगुलर क्वांटम नंबर बेसिकली किसको बताता है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शेल। ठीक है, शेल क्या है? मेन एनर्जी लेवल, और उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते थे। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि एनर्जी लेवल क्या है? एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का घर है। ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स रह रहे थे। अब या ऐसा समझ लो कि वो एक गली है, या फिर मान लो कि कोई गांव है। ठीक है, अब उसके अंदर भी तो कई सारे घर होते हैं। ठीक है, जैसे कि गांव है तो उसके अंदर भी कई सारे घर होते हैं, गली है तो उसके अंदर भी कई सारे घर होते हैं, या फिर एक बिल्डिंग मान लो। आप ऐसा मान लो कि एनर्जी लेवल, जो मेन एनर्जी लेवल था वो क्या थी? हमारी बिल्डिंग थी। और उसके अंदर क्या है? छोटे छोटे क्या है? फ्लोर होते हैं ना, फ्लोर ही होते हैं ना। तो 100 गज, 50 गज, 200 गज, जो भी आपके यहाँ पे चलता है, या 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, जो भी चलता है। तो इस तरीके का ही है एंगुलर क्वांटम नंबर एल। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर एक तरीके से आप ये मान लो कि अगर पूरी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के अंदर ये वो कमरे हैं, या फिर ये क्या है? वो फ्लोर। क्लियर है फंडा? तो ये बेसिकली किसको दिखाता है? ये रिप्रेजेंट करता है सबशेल को, रिप्रेजेंट्स सबशेल। ठीक है, इतना फंडा क्लियर है? सबशेल। अब देखो, ये सबशेल कैसे पता लगेंगे कि कितने हैं? ये सबशेल जो है, ये रिलेटेड होते हैं किससे? एन से। एन की वैल्यू के बेसिस पे आप नंबर ऑफ सबशेल को इजीली देख सकते हो। कैसे? नंबर ऑफ सबशेल कितने होते हैं? नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल्स टू 0 to n-1, यानी कि 0 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं? n-1 तक जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आपसे कि मैंने बोला n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात हो रही है, तो L की वैल्यू जरा देख ले क्या होगी? एक तो 0 होगी, और 1-1 होगी, और 1-1 भी क्या होता है? 0 होता है, यानी कि एक ही वैल्यू है। अब देखो, ये जो L इज इक्वल टू 0 है ना, ऐसा मतलब समझना कि सर ये तो 0 हो गई वैल्यू। ये किसको दिखा रहा है? ये भी एक सबसेल को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ये भी एक सबशेल को दिखा रहा है। और ये जो सबशेल है, इस सबशेल को प्यार से हम क्या बोलते हैं? एस। ठीक है, इस सबशेल को हम प्यार से क्या बोलते हैं? एस। एन इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है। 0 को तो हम 0 और 1 कैसे हो सकता है भाई? यहाँ पर देखो 2 है ना, तो 2 माइनस में 1 क्या होगा? 2 माइनस में 1 यानी कि 1। ठीक है, तो 0 to 1 दो ही वैल्यू हुई। तो देखो एस तो हम, इसको हम प्यार से जानते ही एस है। इसको और जान लो, इसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? पी। अगर मैं बात करूं एन इक्वल टू 3, तो यहाँ पर देखो एल इक्वल टू क्या होगा? 0-1-2। तो यहाँ पर देखो, इसको प्यार से बोलेंगे एस, इसको पी, इसको डी। अगर होगा एन इक्वल टू 4, तो क्या होगा बोलो? एल कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 4 है ना, तो 4 माइनस में 1, 4 माइनस में 1 यानी कि 3। ठीक है, तो इसका मतलब 0 से 3 तक वैल्यू लेनी है। तो 0-1-2-3, 0-1-2-3। इसको आप जानते हैं प्यार से क्या बोलते हैं? इसको हम प्यार से बोलते हैं पी, इसको हम प्यार से बोलते हैं डी, इसको हम प्यार से बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है आपको? तो इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसके अंदर कितने सबशेल है बोलो? 1 सबशेल। कितने सबशेल हैं? 1 सबशेल। सिंपल, इनको गिन लो, हो गया। यहाँ पर कितने सबशेल हैं? एक ही है, एक ही है। तो कितने सबशेल है बोलो सेकेंड एनर्जी लेवल में? 2 सबशेल। आप एक पैटर्न नोटिस करना है यहाँ पर। ठीक है, खुद ही बताना आप मुझे, मैं नहीं बताऊंगा आपको, खुद बताना। n इज टू 3, यहाँ पर देखो a 0-1-2, 0s 1p और 2d। आप कितने सबशेल दिखाई दिए? 3 सबशेल दिखाई दिए। वेरी गुड, जिसको 3-3 दिखाई दिए बहुत समझदार बच्चे हैं। जिसको 3 नहीं दिखाई दिए वो एक बार आई टेस्ट करवाएंगे ना। n इक्वल्स टू 4, l 0-1-2-3 क्या होगा? यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 सबशेल। कितने सबशेल होंगे? 4 सबशेल। इतना फंडा आप लोग क्लियर है? कैसे सबशेल गिने? हाँ, मैंने आपको बोली थी कि एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे। आप क्या नोटिस किया आप लोगों ने? अगर मैं आपसे बोलता हूँ कोई एनर्जी लेवल, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं तुरंत बिना कुछ सोचे कितने सबशेल होंगे? कैसे निकालोगे? अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि हाँ सर बता सकते हैं, अगर मैं बोलता हूँ n इक्वल टू 10, तो क्या आपके दिमाग में आ गया कि कितने सबशेल होंगे? अगर आपके दिमाग में आया कि सर 10 सबशेल होंगे, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का।
तो आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन कर ली है। क्या ऑब्जर्वेशन की है कि n1 था तो 1 ही सबशेल था, n2 था तो 2 ही सबशेल थे, n=3 था तो 3 ही सबशेल थे, 4 था तो 4 ही सबशेल थे, 5 होगा तो 5 ही होंगे, 6 होगा तो 6 ही होंगे, 7 होगा तो 7 ही होंगे, 8 होगा तो 8 ही होंगे, 9 होगा तो 9 ही होंगे, और 10 होगा तो 10 ही होंगे। ऐसे ही आगे भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो इसका मतलब आप ये चीज बोल सकते हो क्या कि नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, या फिर एन, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू या फिर एन वैल्यू के बराबर आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ सबशेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर है। तो एस पी डी एफ आप लोग पढ़ते हो, देखो आगे भी होते हैं, इसके आगे भी होते हैं। अगर आप 5 पे जाएंगे ना तो जी आ जाएगा, 6 पे जाएंगे तो एक और ऐड हो जाएगा, एच ऐड हो जाएगा, लेकिन वो हाइपोथेटिकल है। अभी इतने हमें एटम ही नहीं मिले हैं कि हमें जी या एच पे जाना पड़े, तो फिर हम लोग क्यों ही फालतू में टेंशन लें ना। जब हमें आइटम मिल जाएंगे इतने तो फिर हम लोग जी और एच को भी ऐड कर देंगे। अभी जब इतने आइटम हमें मिले ही नहीं है तो फिर हम क्यों टेंशन लें। जब हमारा काम अभी एसपीडीएफ से चल रहा है तो अभी एसपीडीएफ से हम अपना काम चलाते हैं। अभी के लिए हमारे पास ये भी क्या है, बहुत है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े। चलिए, जगह है मेरे पास यहाँ पर, मैं यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, एल जो है ना, ये ऑल्सो किसको बताता है, ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, किसको बताता है साथ साथ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम को भी ये हमें बताता है। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम को हम लोगों को बता रहा है, और ये कितना बताता है, देखो इसका एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर एल, एल प्लस वन एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, रूट अंडर एल, एल प्लस वन एच अपॉन में 2 पाई। तो देखो, इसको एन की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इसको लेना देना किससे है, एल की वैल्यू से। तो इफ अगर क्या है, एल इज इक्वल टू 0, तो रूट अंडर 0, 0 प्लस वन एच अपॉन में 2 पाई। अब देखो 0 × 1 0 ही होगा, रूट अंडर 0 तो क्या होगा, 0 ही होगा, और 0 × h/2 पाई, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। हो गया क्लियर, आगे बढ़े। अब अगर एल इज इक्वल टू 1 की बात करें तो एल इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1, 1 प्लस वन एच अपॉन में 2 पाई। अब ये क्या हो गया, देखो 1 प्लस में 1 है ना, तो यानी कि 2, 1 × 2 क्या होगा 2, तो रूट अंडर 2 एच अपॉन में 2 पाई। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो देखो आपको एग्जामिनर कैसे घुमा सकता है, यहाँ पर इसी वैल्यू में आपको घुमा सकता है। क्या, मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, एच अपॉन में 2 पाई को क्या लिखते हैं, एच कट। तो चाहे तो वो आपको ऐसे लिख के दे देगा, रूट अंडर 2 एच कट, या फिर वो आपको इसी चीज को कैसे लिख के दे देगा, रूट 2 से 2 को काटोगे तो क्या बचेगा, रूट 2, तो यहाँ पर इसको काटो, क्या बचा, रूट 2, तो क्या मिलेगा, एच अपॉन में रूट अंडर 2 पाई। ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, फिर आप बाद में कंफ्यूज हो गए कैसे कटा हुआ है। ठीक है, तो ये क्लियर है, एच अपॉन में रूट अंडर 2 पाई कैसे भी दे दे, आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। अगर एल इक्वल टू 2 होगा तो, अगर एल इक्वल टू 2 होगा तो रूट अंडर क्या होगा, 2, 2 प्लस वन एच अपॉन में 2 पाई, कर लोगे ना यार, करवाऊं सारे, बोलो, रूट अंडर क्या होगा, 2 × 3 = 6 एच अपॉन में 2 पाई, रूट अंडर 6 एच अपॉन में 2 पाई, कर लोगे ना भाई, एल इक्वल टू 3 के लिए कर लोगे, कर लेना। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, पर ट्राई करना, अगर ट्राई नहीं करोगे तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, वैसे बहुत आसान चीजें हैं, कुछ भी इसके अंदर दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, बहुत सुपर इजी कंसेप्ट है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना।
चलिए, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया, एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर हम लोगों का होने वाला है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं किस पे, अपने अगले क्वांटम नंबर पर, जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं अपना अगला क्वांटम नंबर, जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम से। अब देखो, ये ना एक दूसरे के भरोसे ही चल रहे हैं, ठीक है, सबकी नाव एक दूसरे के भरोसे चल रही है। आपको याद होगा कि जो एल है वो किस पे डिपेंड था, एन पे, और ये जो हमारे पास क्या आया, एम है, ये किस पे डिपेंड है, एल पे। ठीक है, तो एम जो है यहाँ पर डिपेंड किस पे करता है, एम डिपेंड ऑन एल। एम किस पे डिपेंड करता है, एल पे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एम क्या रिप्रेजेंट करता है, एम रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल। अब किसी के दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि ऑर्बिटल क्या होता है, इसका मतलब आप लोगों को जरूरत है कि आप लोग पिछला लेक्चर देख के आओ, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही सेम चीज डिस्कस की है कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल क्या है, वो रीजन है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, जहां पर जाके है ज्यादा से ज्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, उसी उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। क्लियर है, क्या वो रीजन जो है क्या कहलाता है, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल को कौन बता रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि हमारा एम। ठीक है, और ये जो एम है ये किस पे डिपेंड करता है, एल पे। कैसे डिपेंड करता है भाई, एम की अगर आपको वैल्यूज देखनी है तो एम की वैल्यू क्या होती है, -L2 + L, -L2 + L। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं आपसे कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ऐसे अगर हम बात करें ना तो हम लोग इसको कभी कभार मतलब पॉजिटिव वाली साइड में कंसिडर कर लेते हैं, हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो 0 ना तो पॉजिटिव में कंसिडर किया जाता है ना ही नेगेटिव में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो L = 0 है तो एम भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या होता था आपको याद है, एस, यानी कि एस के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, एस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल है। 0 ऐसा मत समझना कि 0 है तो 0 ऑर्बिटल है, नहीं, 0 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो 0 क्या है, एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अगर L = 1 है तो क्या होगा, तो देखो -L2 + L, यानी कि -1 से +1 तक की वैल्यू, और -1 से +1 जाओगे तो कौन कौन सी वैल्यू आती है, -1, 0, +1। ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, होल नंबर की बात कर रहे हैं या फिर इंटीजर की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर रैशनल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तब तो बहुत नंबर आ जाएंगे बीच में, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर m = क्या होगा, -1, 0 और +1। तो गिनो, 1, 2, 3, कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल है। और ये कौन है, आप लोग L = 1 को तो पहचानते ही हो, दैट इज P। L = 2 अगर है तो बोलो -2 से +2 की वैल्यू जाएगी, और -2 से अगर +2 की वैल्यू जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, -2, -1, 0, +1, +2। कितने ऑर्बिटल हो गए बोलो, 5 ऑर्बिटल हो गए। अच्छा, यहाँ पर देखो ये क्या है, D, तो इसका मतलब डी में कितने ऑर्बिटल है, 5। डी में कितने ऑर्बिटल है, 5। एस में कितने ऑर्बिटल थे, 1। पी में कितने ऑर्बिटल है, 3। एफ में कितने ऑर्बिटल है, L = 3, M = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इसका मतलब यहाँ पर कितने ऑर्बिटल हुए बोलो, 7 ऑर्बिटल हुए। कितने ऑर्बिटल हुए यहाँ पे बोलो, 7 ऑर्बिटल हुए। तो ये चीज आप लोग क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे देखोगे, अगर मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि एफ में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। अगर मैं आपसे हाइपोथेटिकली पूछ लूं
जी में कितने होते हैं, एच में वैसे पूछेगा नहीं कभी आपसे, एसपीडीएफ तक ही पूछेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं बोलो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2l+1। तो सीधे फॉर्मूले में वैल्यू फेंको, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर है, चलिए फटाफट से आप इसे नोट डाउन करिए। नेक्स्ट फिर हम लोग अपनी बात करते हैं अगले क्वांटम नंबर की, जो क्वांटम नंबर किसका पार्ट नहीं है, जो पार्ट नहीं है किसका, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन का। यानी कि इस क्वांटम नंबर को हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अलग से जो क्वांटम नंबर पढ़ते हैं उस पे आते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या खास खास बातें हैं, क्या क्या खास खास चीजें हैं उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट क्वांटम नंबर की, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये किस चीज को बताता है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एस से, जो कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी। अब देखो ये बताता किसको है, ये बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, ठीक है, कैसे घूम रहे इलेक्ट्रॉन, इस चीज को बता रहा है कौन, स्पिन क्वांटम नंबर। इससे पहले जो क्वांटम नंबर था आप लोगों ने पढ़ा था, कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कई बार ना आपको एम एल भी लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि एल पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू एम की, तो इसलिए कई बार एम एल भी लिख दिया जाता है। तो आप परेशान मत होना, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिले एक ही बात है। वहां हमने क्या पढ़ा था कि वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑर्बिटल को। अब जो भी ऑर्बिटल होता है उस एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो। अब देखो एक ऑर्बिटल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एक ऑर्बिटल के अंदर, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये सेम स्पिन के होते हैं। जैसे आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है ना कि एक मयान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। अब ये यानी कि जो ऑर्बिटल हमने पढ़ा था ये एक ऐसी मयान है जिसके अंदर दो तलवारें तो लेस रह सकती हैं, लेकिन दोनों तलवारें एक ही डायरेक्शन में नहीं रह सकती। ऐसा नहीं कि आपने एक तलवार ऐसे डाल दी दूसरी भी तलवार आप ऐसे डाल रहे हो ना, ऐसा नहीं कर पाओगे। ऐसे आप डाल लो, एक तलवार ऐसे डाल लो एक तलवार ऐसे डाल लो, चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फंडा समझ गए, ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये चीज क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो एक कैसे घूम रहा है, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी कि एक अगर ऐसे घूमेगा तो दूसरा ऐसे घूमेगा, एक दूसरे से हमेशा क्या होंगे, इनके अपोजिट स्पिन रखेंगे, ठीक है, अपोजिट तरीके से घूमेंगे। अब इनको डिनोट कैसे किया जाता है, इनको डिनोट किया जाता है प्लस हाफ और माइनस हाफ, बस दो ही वैल्यू है। प्लस अगर दिख रहा है तो मतलब समझ जाओ कि किसकी बात हो रही है, क्लॉकवाइज। अगर माइनस दिख रहा है तो किसकी बात हो रही है, समझ जाओ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। प्लस दिख रहा है तो क्लॉकवाइज, माइनस दिख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये बाय कन्वेंशन हमने पहले से ही मान लिया, ऐसा नहीं है कि प्लस है तो एक क्लॉकवाइज है, माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमने अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिया कि प्लस क्लॉकवाइज और माइनस एंटी क्लॉकवाइज, कुछ तो मानना था ना। तो हमने कुछ भी एक क्या कर लिया, अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग क्लियर हुई, और साथ ही साथ आप लोग क्लियर हुआ स्पिन क्वांटम नंबर बात किस कर रहा है, ये बात कर रहा है किसकी, डायरेक्शन ऑफ स्पिन की, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और या फिर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से प्रेजेंट है किसके अंदर, ऑर्बिटल के अंदर, इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर। अब आपको याद होगा कि आप लोगों ने पढ़ा था क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी होता है क्या, स्पिन वाला, ठीक है, स्पिन वाला मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर देखो स्पिन मोमेंटम की हम बात करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है, दरअसल ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहाँ पर क्योंकि घूम रहा है ना चीज, स्पिन एंगुलर मोमेंटम,
स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसकी वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस रूट अंडर एस प्लस वन एच अपॉन में 2 पाई होती है, प्लस माइनस रूट अंडर हाफ हाफ प्लस वन एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 + 1 यानी कि 3/2, और 3/2 ये क्या है? हाफ, यानी कि क्या हो जाएगा? 3/4, प्लस माइनस रूट अंडर 3/4 एच अपॉन में 2 पाई, जिसको आप चाहो तो और कैसे लिख सकते हो? प्लस माइनस रूट अंडर 3 अपॉन में 2 एच अपॉन में 2 पाई। थोड़ी आवाज आ रही होगी, 1 मिनट रुको, मैं गेट बंद कर। ये आप डिस्टर्बेंस नहीं होगी। प्लस माइनस रूट अंडर 3/2 एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, तो ये क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे क्वांटम नंबर्स को यहाँ पर खत्म कर दिया है। ठीक है, वो क्वांटम नंबर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिल रहे थे, और वो क्वांटम नंबर भी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स की, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। आप लोगों ने देखा ना, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। अब इनको इलेक्ट्रॉन को रखने का भी क्या होता है? एक नियम होता है। ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रखा जाएगा। तो इस नियम के बारे में बात करने से पहले फटाफट से हम क्या करते हैं? एक बार को बोर्ड रब कर देते हैं, ताकि आप लोगों को अगला नियम पढ़ने में थोड़ी ज्यादा आसानी हो ना, क्योंकि अगर यहाँ पर लिखेंगे तो मिक्स हो जाएगा। थोड़ी जगह तो बच रही है हमारे पास, लेकिन वो जगह सफिशिएंट है नहीं। चलिए फटाफट से इसको रब करते हैं। फटाफट से आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम रब कर देते हैं। चलिए, तो हम पढ़ते हैं अपना पहला प्रिंसिपल यहाँ पर, जो कि है ऑगो प्रिंसिपल। ऑगो प्रिंसिपल। अब देखो, ये जो ऑगो है ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये जो अवयव है ये असल में क्या है? ये दिखाता है किसको? बिल्डिंग अप। तो अवयव का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। ठीक है, तो एक बिल्डिंग है जिसको आप खड़ा कर रहे हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आप क्या करोगे? नीचे का बनाओगे ना, पत्थर वत्थर नीचे रखोगे और बढ़िया से उसका मतलब सपोर्ट बनाओगे नीचे। ठीक है, क्या लगाते हैं ना, सरिये वरिये लगाओगे बकायदा। ठीक है, अच्छे से जब आप नीचे का सपोर्ट बना लोगे, फिर आप धीरे धीरे ऊपर की बिल्डिंग बिल्डिंग पे आओगे। तो आप क्या करोगे? हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हो और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हो। यही चीज कौन बोलता है? वो प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि भाई सीधी बसी बात है, जब हम इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भरेंगे? जहां पर कम एनर्जी होगी। ठीक है, जहां पर कम एनर्जी होगी वहां इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर जिस जहां पर हाइयर एनर्जी होगी उस पे भरे जाएंगे, फिर उससे हाइयर एनर्जी वाले पे, फिर उससे हाइयर एनर्जी वाले पे। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है कहीं पे, किसी एटम के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होंगे? सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल पे, फिर उससे हाइयर वाले पे, फिर जरूरत लगी तो उससे हाइयर, जरूरत लगी तो उससे हाइयर। इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ये फंडा समझ में आया? और ये फंडा आप निकालोगे कैसे? ये आप डिसाइड करोगे किस पे? n+l की वैल्यू के बेसिस पे। तो इसीलिए अब वो प्रिंसिपल को हम क्या बोल देते हैं? n+l रूल भी बोल देते हैं। n+l रूल भी बोल देते हैं। ठीक है, n+l रूल भी क्या कर देते हैं? इसको हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज हमारे पास क्या निकल के आई? एनर्जी डिपेंड्स ऑन n+l वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? n+l की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। और अगर ये वैल्यू क्या होगी? लोअर होगी, मीन्स लोअर एनर्जी। इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और कम एनर्जी होगी तो इसका मतलब सबसे पहले इसी को भरेंगे। और अगर ये वैल्यू हाइयर है, हाइयर, तो अब आप समझ ही चुके होंगे, है ना? समझदार को काफी इशारा, मीन्स हाइयर एनर्जी। तो ये क्या है? हाइयर एनर्जी पे होंगे। तो n+l की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर इतना तो फंडा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि n+l की वैल्यू अगर किसी के लिए क्या है? बराबर है। अगर, चलिए बराबर की बात अभी करेंगे हम। ठीक है, n+l की वैल्यू अगर मान लो किसी के लिए n 2 है
और एल क्या है 3 है। किसी के लिए एन क्या है 3 है और एल क्या है 3 है। आप गिनो एन प्लस एल वैल्यू। एन प्लस एल वैल्यू देखो भाई कितनी होगी, 2 + 3 यानी कि 5। यहाँ पर देखो भाई एन प्लस एल वैल्यू यानी कि 3 + 3 यानी क्या होगी 6। तो अब आपको पता है कि किसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाना है, लोअर एनर्जी वाले में, और लोअर एनर्जी वाला कौन होगा 5 वाला। पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर ऐसा होता, ठीक है अभी तो आपने नहीं लिया, लेकिन अगर ऐसा हो जाए ना, कुछ बच्चों के दिमाग में जरूर खुराफात चल रही होगी कि सर अगर ये वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है अगर क्या हो जाए सेम हो जाए, यानी कि 2 के लिए एन प्लस एल की वैल्यू सेम हो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ध्यान से सुनो, इफ एन प्लस एल वैल्यू इज सेम, अगर एन प्लस एल की वैल्यू सेम है तो फिर आप क्या करोगे। अगर एन प्लस एल की वैल्यू सेम है तो सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना, आप क्या करो बस हायर वैल्यू ऑफ एन, उस केस में वैल्यू ऑफ एन को देखो, हायर वैल्यू ऑफ एन मींस हायर एनर्जी, हायर वैल्यू ऑफ एन मींस हायर एनर्जी। कितना फंडा क्लियर है, हायर वैल्यू ऑफ एन मींस हायर एनर्जी। तो चलिए बात करते हैं, अगर मैं बोलूंगा एन इज इक्वल टू 2 है, एल इज इक्वल टू 2 है, तो एन प्लस एल देखो कितना आया, एन प्लस एल आया 4, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एन इज इक्वल टू 1 है, एल इज इक्वल टू 3 है, तो क्या आया बोलो। या थोड़ा सा चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बदलते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ एन इज इक्वल टू 3 है, एल इज इक्वल टू 2, तो क्या आया, एन प्लस एल इज इक्वल टू 5 आया। लेकिन अगर मैं आपसे क्या बोलूं, और बढ़ाऊं क्या इसको, अगर एन इक्वल टू 4 है, एल इक्वल टू 3 है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं ना, तो क्या होगा, एन प्लस एल की वैल्यू 7 होगी, एन प्लस एल की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ एन इक्वल टू 3 है, अच्छा फिर नहीं होगा, रुको रुको, एन इक्वल टू 4 है, एल इक्वल टू 3 है, और यहाँ पर एन इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 4, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, एक काम करो, ठीक है हो जाएगा। देखो एन इक्वल टू 4 लिया है हमने, ठीक है, एल इक्वल टू क्या ले लो, एल इक्वल टू आप ले लो 1, तो एन प्लस एल क्या हो गया 5, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में देगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में देगा। अगर एन इक्वल टू 3 लिया, तो एल इक्वल टू हमने क्या ले लिया 2, ठीक है, एन प्लस एल इज इक्वल टू 5। अब देखो एन प्लस एल की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। पहले वाले पता है क्यों नहीं लिखे थे मैंने, पहले क्या किया था हमने कि एल की वैल्यू एन से ज्यादा हो रही थी, पर एल की वैल्यू एन से ज्यादा हो सकती है, कुछ सोचो, एल की वैल्यू क्या होती थी 0 to n-1 होती थी, इसीलिए मैंने आपको वो कटवा दिया था, ठीक है। n इज टू 4, l इज टू 1, n प्लस एल 5, n इज टू 3, l इज टू 2, n प्लस एल इज टू 5 अगेन। अब इन वैल्यू तो सेम हो गई, तो अब क्या करोगे, अब इनमें से देखो हाइयर वैल्यू ऑफ n किसकी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, n इज टू 4, तो अगर आप इनमें देखोगे हाइयर वैल्यू ऑफ n, इसकी वैल्यू क्या है हाइयर, हाइयर वैल्यू ऑफ n मींस हाइयर एनर्जी, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी हाइयर होगी, हाइयर एनर्जी। अब आप समझ चुके हो कि इसकी हाइयर एनर्जी है, तो इसका मतलब n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2। तो आप देखो जरा यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू कम है, तो अब इसकी एनर्जी भी कम है, तो क्या आप समझ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरोगे, इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरने की बात कर रहे हैं, उसको एनर्जी मत समझ लेना कि एनर्जी हाइयर इसकी होगी, ठीक है। वैसे तो मैंने नीचे वाले में तो लिख दिया है, ऊपर वाले में आप लोग समझ जाना, बेशक से आप लोग लिख लेना, पर इस कंफ्यूजन में मत आना कि बाद में नोट्स उठाओ और पढ़ो और फिर देखो कि सर यहाँ पे तो n प्लस एल 5 है, यहाँ 6 है, फिर भी आपने ऊपर वाले पे टिक कर रखा है क्योंकि ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा है ना। तो ये कारनामे मत करना, इससे बचने के लिए चाहे तो आप भले ही लिख लेना वहीं पे साथ साथ। चलिए एक काम करिए, इसको फटाफट से नोट डाउन करिए। ऑब्बो प्रिंसिपल में एक चीज आपको मैंने और पढ़ानी है, एनसीईआरटी में आप लोगों ने ना, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, या एक बार पे घर जाके पढ़ना, क्या है, तो जब पढ़ोगे ना तो उसमें ना सांप सा बना हुआ है, अब उस सांप को ही हम ना बहुत एक सुपर इजी तरीके से करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है नहीं
वहां पे जो चीज मैंने ट्रिक बनाई हुई है ना उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए जो चीज मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे मुंह से थोड़ा सा मतलब दूसरी वाली ट्रिक निकल जाए तो कोई बात नहीं, वीडियो को एडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, स्कूल, स्कूल, ठीक है भाई, स्कूल है तो दो बार हमने बोल दिया स्कूल स्कूल, किसी का मन कर रहा है बच्चे का स्कूल जाने का। फिर आगे वो बात कर रहे हैं किसकी, पब्लिक स्कूल की। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। ये कोई बच्चा है, अब ये हर चीज को ना दो दो बार बोलता है। बोलने दो, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है, बोल रहे हैं, अच्छी बात है। बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बोल रहे हैं जो बोल के, ठीक है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, आगे बोल रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये ध्यान मत देना, सारे सेम ही है, ये सभी स्मॉल में बनाते हैं। जो भी हम लोग ये एसपीडीएफ हमने पढ़ा है ना, इनको सबको स्मॉल में बनाया जाता है। कुछ अगर थोड़े से हम लोग के अगर बड़े भी बन गए तो परेशान मत होना, सेम चीज है, ठीक है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फाइन दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइन दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइन दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना। अच्छा है भाई, फाइन अच्छा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो क्या है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइन दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइन दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब बस इतना आप लोगों ने कर लिया। आप लोगों का जितना भी एनर्जी वाला टंटा है एक बार में खत्म। अब आप लोगों को कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि एन प्लस एल वैल्यू, क्वेश्चन आ गया एन प्लस एल वैल्यू का तो आपको करना है, वो अलग चीज है। पर कभी भी आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि एन प्लस एल वैल्यू कैसे लिखें, ठीक है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोल दिया, अभी हम उस पर भी बात करेंगे, कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, क्या होती है, ठीक है। उन सब चीजों की भी बात करेंगे। पर अब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन जब भरोगे, मैंने आपको बोला है ना, लोअर एनर्जी लेवल में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उससे हाइयर में, फिर उससे हाइयर में, फिर उससे हाइयर में, हमेशा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो उसी फंडे पे हम लोग चल रहे हैं। और देखना आप कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, बहुत आसान है। आपको याद होगा कि यहाँ पर अब क्या करना है, आपको एन की वैल्यू लिखते हुए जाना है, एन की वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में बढ़ानी है। एन की वैल्यू कैसे बढ़ाओगे, एस, एस आपको याद है कब स्टार्ट हो जाता था, जब एन इज टू वन होता था ना, तभी एस आ गया था। कैसे, एल की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1। तो क्या होता था, जब आप देखते थे तो एन, यानी कि यहाँ पे क्या करते थे, 1 - 1 = 0, जीरो आता था, और जीरो पे क्या कौन बैठा होता था, एस। तो इसका मतलब एस की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो जाती थी, L = 0 से। L = 0 किसको दिखाता था, एस को। तो बस शुरू करो है, इसकी वैल्यू लिखना। कहां से शुरू होगा, वन से, और वन से लेके कहीं तक भी जा सकते हो। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5, है ना, जहां जहां पे भी एस दिख रहा है बस नंबर काउंटिंग लिखते चले जाओ, इतना सिंपल है। 7 8, काउंटिंग बढ़ते हुए लिखते चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। इतना सिंपल हो गया काम। अब अब अगर बात करें पी की, तो पी आपको याद होगा, पी कहां से शुरू हो रहा था, जब क्या होता था, एन की वैल्यू 2 होती थी। तो एन की वैल्यू 2 होती तो याद है, एल इज टू क्या निकल के आता था, 2 - 1, यानी कि 1। तो जब एल इज टू 1 आता था, तो एल इज टू 1 किसकी वैल्यू थी, पी की, ठीक है। अगर किसी को याद ना हो तो अभी इस लेक्चर में पीछे जाना और देखना क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये सारी चीजों को देखना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देखना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखना, ये चीजें दोबारा रिवाइज करना। तो पी क्या है, पी किससे शुरू हो रहा था, एन की वैल्यू 2 से। बस अब 2 से बढ़ाते चलिए और काउंटिंग लिखते जाओ, 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या करोगे, 6 7, हो गया। फिर हम बात करेंगे इसकी डी की। डी की वैल्यू अब आप लोग मुझे बताओ, डी किस पे आता था, L = 2 पे। और L = 2 के लिए याद है, N = 3 होना चाहिए कम से कम, क्योंकि 3 - 1 = 2 कम से कम तभी आएगा। तो अब देखो डी की वैल्यू कब पे आए, कब आएगा बोलो, 3D, है ना, कब आएगा, 3D होना चाहिए कम से कम, 3D।
फिर 4D आ गया, फिर 5D आ गया, फिर हमारे पास क्या आ गया, 6D आ गया। फिर आप बात करेंगे इसकी एफ की। एफ आपको याद है कब आता था, एल इज टू 3 पे आता था। और एल इज टू 3 कब होता था, एन इज टू कम से कम 4 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 0 to n - 1, 4 - 1 करोगे तो 3 आएगा, एफ की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू कहां से शुरू होगी बोलो, एन इज टू 4 से, तो ये हो गया 4f, और ये क्या हो गया हमारा 5f। अब क्या इसके आगे भी होता सर, इसके आगे भी होता है, बिल्कुल होता है, पर इसके आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहीं पे हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स आके भर जाते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दो, दो भरे, फिर दो भरे। पी में कितने भरेंगे, पी में आपको अगर ऑर्बिटल याद हो, पी में कितने ऑर्बिटल होते थे, पी एल इज टू 1 है, तो हम लोगों ने एम की वैल्यू पढ़ी थी, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल पढ़े थे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, -L2 + L, यानी कि -1 0 +1, 3 ऑर्बिटल होते थे। और 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में, यानी कि एक मयान में यहाँ पर 2 तलवारें रह सकती हैं, बस उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, फिर 2, फिर 6, फिर 2। डी में कितने भरते थे याद है, यहाँ पर क्या वैल्यू होती थी, -2 -1 0 +1 +2, यानी कि यहाँ पर कितने ऑर्बिटल होते थे, 5। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे, 10। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। यहाँ पे 6, फिर 2, फिर 10, फिर 6, फिर 2। यहाँ पर कितने होंगे, अगर आपको एफ के लिए याद हो तो क्या होता था, एफ के लिए एल इज टू क्या हो जाएगा, 3। तो क्या होता था, एम की वैल्यू कितनी निकल के आती थी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, या फिर आप 12 + 1 से भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का सीधा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, 2 × 3 + 1। ठीक है, तो कितने, 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, 14 10 6 2 14। ठीक है, फिर क्या होगा, 10 6 2। तो सिंपल है, क्या ट्रिक है, ट्रिक याद हो गई आप लोगों को, ट्रिक, ट्रिक क्या है हम लोगों की, ट्रिक है हम लोगों की, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फाइन दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइन दिल्ली पब्लिक स्कूल। अभी कुछ और निकलने वाला था मेरे मुंह से। ठीक है, चलो ठीक है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फाइन दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइन दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए क्या हम लोगों ने ट्रिक बनाई है यहाँ पर अबो प्रिंसिपल की। सिंपल है, आसानी से आप लोग इसको कर लोगे। आप लोग एनसीईआरटी वाला सांप भी जरूर देख लेना, आप लोग समझ आना, ये उसी की ट्रिक है। ठीक है, तो आसानी से आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। ट्रिक लिखूं या फिर आप लोग भी लिख लोगे ना, लिख लोगे आप लोग ट्रिक को। चलिए आज हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर आज इसको अबो प्रिंसिपल पर ही खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए ऑफबॉ प्रिंसिपल को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ऑफबॉ प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑफबॉ प्रिंसिपल आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आना। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम्स। आप लोग जिस तरीके से कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं उस तरीके से कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को लगाते रहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जल्दी ही आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की पीवाईक्यूज की सीरीज आने वाली है, और साथ ही चैप्टर जो आप लोगों के चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे। मीनवाइल मैं कोशिश ये भी करूंगा कि आप लोगों को कुछ अच्छे टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चलती रहे, और आप लोग अपना जो केमिस्ट्री है उसके अंदर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी डाउट ना आए, इजीली आप लोग बहुत अच्छे से सीख सको केमिस्ट्री को, और साथ ही साथ आप लोग उसके अंदर आसानी से स्कोर भी कर सको। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है, और अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल है, आपके दोस्तों के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकती है, तो आप उनके साथ ये सीरीज शेयर कर दीजिए, और मेरी जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक कर दीजिए। और आप लोग जो भी आप लोग के कमेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप लोगों का फीडबैक है, या कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।